इस सेशन में हम स्टैंडर्ड टर्निंग होल्डर्स के बारे में बात करेंगे। स्टैंडर्ड टर्निंग होल्डर्स वो टूल्स होते हैं जो स्टैंडर्ड टर्निंग इंसर्ट्स को होल्ड करते हैं और इन होल्डर्स को टर्निंग मशीन के अंदर क्लैंप किया जाता है। यहाँ लेफ्ट साइड में आप एक सीएनसी टर्निंग मशीन के अंदर देख सकते हैं जिसमें डिफरेंट होल्डर्स टर्रेट पर क्लैंप किए गए हैं। मिडिल में आप एक वीबीएमटी होल्डर देख सकते हैं। जब मैं वीबीएमटी कहता हूं तो मेरा मतलब उस इंसर्ट से है जिसके कोड के पहले 4 कंपोनेंट्स वी पी एम टी हैं। अगर आपको टर्निंग इंसर्ट कोडिंग के रूल्स याद नहीं हैं या आप भूल गए हैं तो आप इस कोर्स के स्टैंडर्ड टर्निंग इंसर्ट सेक्शन पर वापस जा सकते हैं। अब वापस होल्डर्स पर आते हैं। मिडिल में जो होल्डर है वह एक्सटर्नल होल्डर है। एक्सटर्नल होल्डर का मतलब होता है एक ऐसा होल्डर जो मुख्य से वर्कपीस की बाहरी सतहों को मशीन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके विपरीत लेफ्ट साइड में जो होल्डर है वह एक इंटरनल होल्डर है जो मुख्य रूप से किसी होल या बोर के अंदर की सतहों को मशीन करने के लिए उपयोग किया जाता है। आमतौर पर एक्सटर्नल होल्डर्स का क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर होता है जबकि इंटरनल होल्डर्स का सर्कुलर होता है। पहले मैं एक्सटर्नल होल्डर्स के कोडिंग रूल्स को डिस्कस करूंगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था, एक्सटर्नल होल्डर का मुख्य उपयोग वर्कपीस की बाहरी सतहों को मशीन करने के लिए होता है। उदाहरण के तौर पर आप इस पिक्चर में एक एक्सटर्नल होल्डर देख सकते हैं। अब आप मिलीमीटर्स में होल्डर कोड का एक एग्जाम्पल देख सकते हैं और पहला इंचेस में है दूसरा। मैंने मिलीमीटर होल्डर कोड के प्रत्येक हिस्से को 1 से 9 तक और इंच होल्डर के लिए A से I तक नाम दिया है। इसका कारण यह है कि मैंने दोनों के लिए नंबर्स का उपयोग नहीं किया और इसके बारे में बाद में बात करूंगा। मिलीमीटर और इंच दोनों कोडिंग में कोड का पहला हिस्सा, मेरा मतलब है 1 और A, उस तरीके को रिप्रेजेंट करता है जिससे इंसर्ट होल्डर पर फिक्स किया जाता है। अलग अलग लेटर्स का उपयोग फिक्सेशन मेथड को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है और आप सबसे कॉमन एग्जांपल्स देखेंगे। अगर होल्डर कोड का पहला हिस्सा S से शुरू होता है तो इसका मतलब है कि इंसर्ट को होल्डर पर स्क्रू फिक्स किया गया है। जैसा कि आप राइट साइड की पिक्चर में देख सकते हैं, होल्डर के बॉडी पर इंस्क्राइब्ड कोड का पहला लेटर S से शुरू होता है और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि एक स्क्रू का उपयोग इंसर्ट को उसी होल्डर पर अटैच करने के लिए किया गया है। आमतौर पर स्क्रू क्लैंप, जिसे होल्डर कोड में S से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक कमजोर क्लैंपिंग मेथड माना जाता है और इसका उपयोग पॉजिटिव इंसर्ट्स के लिए किया जाता है। पॉजिटिव इंसर्ट से मेरा मतलब ऐसे इंसर्ट से है जिनका क्लियरेंस एंगल 0 नहीं होता है। अगर आपको याद नहीं है कि इंसर्ट क्लियरेंस एंगल क्या होता है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इस ट्यूटोरियल के स्टैंडर्ड टर्निंग इंसर्ट सेक्शन को फिर से देखें। हालांकि स्क्रू क्लैंपिंग अन्य क्लैंपिंग मेथड्स की तुलना में कमजोर होती है। ये बहुत कॉम्पैक्ट होती है और एक्सेसिबिलिटी प्रदान करती है, इसलिए इसका मुख्य रूप से पॉजिटिव इंसर्ट्स, इंटरनल या बोरिंग मशीनिंग और उन ऑपरेशंस के लिए उपयोग किया जाता है जो ज्यादा कटिंग फोर्स उत्पन्न नहीं करते हैं। इंसर्ट को फिक्स करने का दूसरा तरीका रिजिड क्लैंपिंग कहलाता है, जिसे होल्डर कोड में D से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, होल्डर क्लैंप में एक पिन होती है जो इंसर्ट के होल के अंदर जाती है और इंसर्ट को नीचे दबाकर इसे उसकी जगह फिक्स कर देती है। मिडिल पिक्चर में होल्डर कोड बॉडी पर इंस्क्राइब दिखाया गया है जो D से शुरू होता है। रिजिड क्लैंपिंग स्क्रू क्लैंपिंग से ज्यादा मजबूत होती है, हालांकि ये बल्की होती है और इंटरनल मशीनिंग या बोरिंग के लिए उतनी ही सूटेबल नहीं होती है। होल्डर्स जो रफिंग या हाई कटिंग फोर्सेस जनरेट करने वाले ऑपरेशंस के लिए उपयोग किए जाते हैं, उनमें एक कंपोनेंट होता है जिसे शिम कहते हैं, जहां इंसर्ट हार्ड मटेरियल से बने शिम पर बैठता है। शिम फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है और होल्डर्स की लाइफ बढ़ाता है। शिम्स रिप्लेसेबल कंपोनेंट्स होते हैं और अगर ये डैमेज हो जाते हैं तो आसानी से बदला जा सकता है। क्लैंपिंग का एक और एग्जाम्पल टॉप वेज लॉक कहलाता है, जिसे होल्डर कोड में M से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं,
होल्डर में एक टॉप क्लैंप और एक सेंटर पिन होता है जो इंसर्ट के होल के अंदर जाता है। सेंटर पिन और टॉप क्लैंप दोनों का उपयोग इंसर्ट को उसकी जगह पर होल्ड करने के लिए किया जाता है। कुछ अन्य क्लैंपिंग मेथड्स होते हैं जैसे लीवर लॉक, जिसे P से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा कुछ होल्डर मैन्युफैक्चरर्स के स्पेसिफिक क्लैंपिंग मेथड्स होते हैं। होल्डर कोड का दूसरा हिस्सा, मेरा मतलब है डू और बी, इंसर्ट की शेप को रिप्रेजेंट करता है और इसका कोडिंग रूल इंसर्ट्स के समान होता है। उदाहरण के लिए C 80 डिग्री एंगल के साथ एक रोम्बस को रिप्रेजेंट करता है और 55 डिग्री एंगल वाला रोम्बस D से रिप्रेजेंट होता है। आपको होल्डर कोड के दूसरे कैरेक्टर और इंसर्ट कोड के पहले कैरेक्टर पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप उन्हें साथ में यूज करना चाहते हैं तो उन्हें एक जैसे होना चाहिए। मैं इसे और साफ तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंसर्ट एक रोम्बस है 80 डिग्री एंगल के साथ तो इसका पहला कोड C होगा। आप इस इंसर्ट का उपयोग उस होल्डर के साथ कर सकते हैं जहां इंसर्ट पॉकेट 80 डिग्री एंगल वाले रोम्बस इंसर्ट्स के लिए बना होता है। इसका मतलब है कि होल्डर का दूसरा कोड कैरेक्टर भी C होना चाहिए जो इंसर्ट के पहले कैरेक्टर के समान हो। कुछ और कैरेक्टर्स भी हैं जिन्हें मैच होना चाहिए। अगर आप एक स्पेसिफिक होल्डर के साथ इंसर्ट यूज करना चाहते हैं, जिन्हें मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। होल्डर कोड का तीसरा हिस्सा, मेरा मतलब है 3 और C, होल्डर के लीड या अप्रोच एंगल को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि आप लेफ्ट पिक्चर में देख सकते हैं, लीड या अप्रोच एंगल कटिंग एज और पार्ट के बीच का एंगल होता है जो इस केस में लगभग 93 डिग्रीज है। स्टैंडर्ड के आधार पर अलग अलग एंगल्स को अलग अलग कैरेक्टर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसा कि टेबल में दिखाया गया है। स्टैंडर्ड के अनुसार अगर लीड एंगल 93 डिग्रीज है तो इसका सिंबल J होता है। इसलिए होल्डर कोड के तीसरे कैरेक्टर जो होल्डर बॉडी पर इंस्क्राइब्ड है वो J होता है। होल्डर कोड का चौथा हिस्सा, मेरा मतलब है 4 और D, मैचिंग इंसर्ट क्लियरेंस एंगल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ आप होल्डर्स के दो सैंपल कोड्स देख सकते हैं। पहला मिलीमीटर या आईएसओ स्टैंडर्ड पर आधारित है और दूसरा इंचेस पर। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैंने मिलीमीटर कोडिंग के लिए कोड के प्रत्येक हिस्से को 1 से 9 और इंच कोडिंग के लिए A से I नाम दिया है। फिर से मुझे मेंशन करना चाहिए कि ये नेमिंग 1 से 9 और A से I मेरे द्वारा केवल इस कोर्स के उद्देश्य के लिए की गई है ताकि मैं कोड के विभिन्न हिस्सों का रेफरेंस दे सकूं। यह किसी भी स्टैंडर्ड से संबंधित या उसमें उल्लेखित नहीं है। अब वापस आते हैं एक्सटर्नल होल्डर के चौथे हिस्से पर, या हिस्सा 4 और D पर। जैसा कि मैंने कहा, यह मैचिंग इंसर्ट का क्लियरेंस एंगल रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको इस कोर्स के स्टैंडर्ड टर्निंग इंसर्ट सेक्शन से याद हो तो इसे इंसर्ट क्लियरेंस एंगल साइज के आधार पर एक कैरेक्टर द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसे अलग अलग कैरेक्टर्स द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे P, C, B और N। P 11 डिग्रीज के लिए है, C 7 डिग्रीज के लिए, B 5 डिग्रीज के लिए और N 0 डिग्रीज के लिए। फिर से एक्सटर्नल होल्डर का चौथा हिस्सा मैचिंग इंसर्ट का क्लियरेंस एंगल रिप्रेजेंट करना चाहिए। आप इन होल्डर और मैचिंग इंसर्ट के सैंपल कोड्स में देख सकते हैं कि क्लियरेंस एंगल को रिप्रेजेंट करने वाला हिस्सा एक जैसा है। वे ब्लू में हाईलाइट किए गए हैं और दोनों N हैं। इसका मतलब है कि आप 7 डिग्रीज क्लियरेंस एंगल वाले इंसर्ट का उपयोग उस होल्डर के साथ नहीं कर सकते जो 5 या 0 डिग्रीज क्लियरेंस एंगल वाले इंसर्ट के लिए डिजाइन किया गया है। होल्डर कोड का पांचवा हिस्सा टूल की हैंड कहलाता है। अगर आप होल्डर को ऐसे होल्ड करते हैं कि इंसर्ट आपकी तरफ हो और इंसर्ट लेफ्ट की तरफ टिल्टेड हो तो टूल की हैंड L से रिप्रेजेंट की जाती है, और अगर ये राइट की तरफ ओरिएंटेड है तो इसे R से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। CNC लेथ्स में लेफ्ट हैंड होल्डर्स का 7 से 80% तक उपयोग होता है, लेकिन कुछ CNC लेथ्स में राइट हैंड होल्डर्स भी यूज किए जा सकते हैं। होल्डर कोड के 6th और 7th हिस्से होल्डर के क्रॉस सेक्शन के डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। 6th हिस्सा हाइट को रिप्रेजेंट करता है
और 7th हिस्सा होल्डर क्रॉस सेक्शन की विड्थ को। अब 8th और 9th हिस्सों के लिए मिलीमीटर और इंच कोडिंग में एक अंतर है। मिलीमीटर कोडिंग में 8th हिस्सा होल्डर की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ब्लू सर्कल, और 9th हिस्सा मैचिंग इंसर्ट साइज को, ब्लैक सर्कल। इंच कोडिंग में यह उल्टा होता है, 8th हिस्सा इंसर्ट साइज को रिप्रेजेंट करता है और 9th हिस्सा होल्डर साइज को। यही कारण है कि मैंने मिलीमीटर होल्डर पोर्शंस के नामकरण के लिए 1 से 9 और इंच कोडिंग के लिए A से H का उपयोग किया। फिर से ये नेमिंग केवल इस कोर्स के उद्देश्य के लिए की गई है ताकि मैं कोड के विभिन्न हिस्सों का रेफरेंस दे सकूं, और ये किसी भी स्टैंडर्ड से संबंधित या उसमें उल्लेखित नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, मिलीमीटर कोडिंग में होल्डर कोड का 8th हिस्सा होल्डर की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, जबकि इंच कोडिंग में ये 9th हिस्सा होता है। यहां आप एक टेबल देख सकते हैं जिससे आप सिंबल ढूंढ सकते हैं जो होल्डर लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। होल्डर कोड का हिस्सा 9 और H मैचिंग इंसर्ट साइज को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां आप एक होल्डर और मैचिंग इंसर्ट कोड देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनके इंसर्ट साइज सिंबल्स समान हैं। अगर आपको टर्निंग इंसर्ट साइज याद नहीं है तो आप इस कोर्स के स्टैंडर्ड टर्निंग इंसर्ट्स सेक्शन पर वापस जा सकते हैं। अब इंटरनल होल्डर्स पर चर्चा करने का समय है। इंटरनल होल्डर्स या बोरिंग बार्स का मुख्य रूप से उपयोग इंटरनल सर्फेसेस या किसी होल या बोर के अंदर की सतहों को मशीन करने के लिए किया जाता है, और उनका क्रॉस सेक्शन आमतौर पर सर्कुलर होता है, जबकि एक्सटर्नल होल्डर्स का रेक्टेंगुलर होता है। यहाँ आप एक इंटरनल होल्डर या बोरिंग बार की पिक्चर और उसका कोड देख सकते हैं। मैं कोड के प्रत्येक सेगमेंट पर विस्तार से नहीं जाऊंगा क्योंकि उनमें से ज्यादातर एक्सटर्नल होल्डर्स के समान होते हैं। इंटरनल होल्डर कोड का पहला सेगमेंट बोरिंग बार शैंक के प्रकार को डिस्क्राइब करता है। उदाहरण के लिए, ये स्टील है, कार्बाइड है या कूलेंट थ्रू है या नहीं, इसके अनुसार एक सिंबल का उपयोग किया जाता है। यहां मुझे कूलेंट थ्रू और इसका मतलब समझाना चाहिए। कुछ बोरिंग बार्स में होल्स होते हैं जो कूलेंट को इंसर्ट तक पहुंचाने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। यह बोर से चिप्स को निकालने में मदद कर सकता है, लेकिन दूसरी ओर थ्रू होल्स वाले होल्डर्स कमजोर होते हैं और वाइब्रेशन के लिए अधिक ससेप्टेबल होते हैं। स्टील शैंक्स की तुलना में कार्बाइड शैंक्स ज्यादा महंगे होते हैं, लेकिन वे अधिक रिजिड होते हैं और कम डिफ्लेक्ट या वाइब्रेट करते हैं। इसलिए आप कार्बाइड शैंक्स के साथ बेहतर टॉलरेंसेस प्राप्त कर सकते हैं। अब वापस हमारे सैंपल बोरिंग बार पर आते हैं। इसका शैंक स्टील का है जिसमें कूलेंट डक्ट्स नहीं है, इसलिए इसका कोड S से शुरू होता है। इंटरनल होल्डर कोड का दूसरा सेगमेंट बोरिंग बार शैंक डायमीटर को डिस्क्राइब करता है। जाहिर है, अगर शैंक डायमीटर बड़ा है तो यह अधिक मजबूत होता है और वाइब्रेशन के लिए कम प्रोन होता है। दूसरी ओर किसी ऑपरेशन के लिए आप जो मैक्सिमम बोरिंग बार डायमीटर उपयोग कर सकते हैं वह होल या बोर के डायमीटर से सीमित होता है। उदाहरण के लिए, अगर बोर या होल डायमीटर 50 मिलीमीटर है तो आप 70 मिलीमीटर डायमीटर वाले बोरिंग बार का उपयोग नहीं कर सकते। आमतौर पर इंटरनल मशीनिंग के दौरान बोरिंग बार्स का वाइब्रेशन और डिफ्लेक्शन मुख्य समस्या होती है। इसलिए इंटरनल मशीनिंग में मशीनिंग फोर्सेस को कम करने के लिए पॉजिटिव इंसर्ट्स का उपयोग किया जाता है। साथ ही कोशिश करें कि सबसे बड़े डायमीटर वाले बोरिंग बार्स का उपयोग करें, क्योंकि वे अधिक रोबस्ट होते हैं और वाइब्रेशन और डिफॉर्मेशन का रेजिस्टेंस करते हैं। इंटरनल होल्डर कोड के अन्य सेगमेंट्स एक्सटर्नल होल्डर्स के समान होते हैं, बस कोड में एक अलग पोजीशन में होते हैं। इंटरनल होल्डर कोड का तीसरा सेगमेंट बोरिंग बार लेंथ को डिस्क्राइब करता है। ये एक्सटर्नल होल्डर्स के समान होता है और हमारे सैंपल कोड में होल्डर की लेंथ 180 mm है, इसलिए इसे Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटरनल होल्डर का चौथा सेगमेंट डिस्क्राइब करता है कि इंसर्ट होल्डर पर कैसे फिक्स्ड है। ये एक्सटर्नल होल्डर्स के लिए हमने जो डिस्कस किया था उसका एक रेपिटेशन है। हमारे सैंपल कोड में इंसर्ट होल्डर पर स्क्रू द्वारा फिक्स्ड है, इसलिए कोड में हमें S मिलता है।
मैं अन्य सेगमेंट्स को तेजी से डिस्क्राइब करूंगा क्योंकि वे एक्सटर्नल होल्डर्स के समान हैं और मैंने उन्हें एक्सटर्नल होल्डर्स के लिए डिटेल में डिस्क्राइब किया था। इंटरनल होल्डर का 5वां सेगमेंट इंसर्ट शेप को डिस्क्राइब करता है। हमारे सैंपल कोड में ये ट्रायंगुलर है, इसलिए इसे T से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटरनल होल्डर का 6ठा सेगमेंट होल्डर के लीड या अप्रोच एंगल को रिप्रेजेंट करता है। कोड का 7वां हिस्सा इंसर्ट के क्लियरेंस एंगल को डिस्क्राइब करता है। 8वां सेगमेंट होल्डर की हैंड को डिस्क्राइब करता है, यानी होल्डर राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड। अंतिम हिस्सा इंसर्ट साइज को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये सेगमेंट्स एक्सटर्नल होल्डर्स के लिए समान हैं और मैंने उन्हें पहले डिटेल में समझाया था। इस सेशन में मैंने स्टैंडर्ड टर्निंग होल्डर्स को कवर किया, दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल। अगले सेशन में हम टर्निंग ऑपरेशन कटिंग डेटा के बारे में चर्चा करेंगे। टर्निंग टूल्स को स्पेसिफिक पैरामीटर रेंजेस के अंदर ऑपरेट करना चाहिए और हम यहाँ इनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले कुछ डेफिनेशंस। स्पिंडल आरपीएम। आरपीएम का मतलब है रेवोल्यूशंस पर मिनट, तो स्पिंडल आरपीएम रेफर करता है कि लेथ स्पिंडल एक मिनट में कितनी रेवोल्यूशंस कर रहा है। जनरली जब आरपीएम ज्यादा होता है तो सरफेस फिनिश बेहतर होता है, लेकिन दूसरी तरफ ज्यादा आरपीएम से टूल वेयर और वाइब्रेशन हो सकता है। मैनुअल लेथ में ऑपरेटर स्पिंडल आरपीएम को एक स्पेसिफिक वैल्यू पर सेट करता है यूजिंग स्पिंडल आरपीएम एडजस्टिंग हैंडल्स। अब कटिंग स्पीड की बात करते हैं। कटिंग स्पीड वो रिलेटिव वेलोसिटी होती है जो टूल और वर्कपीस सरफेस के बीच होती है और इसे मीटर्स पर मिनट या फीट पर मिनट में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इस पर निर्भर करता है कि आप कौन से यूनिट्स यूज कर रहे हैं। ये पैरामीटर थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है, लेकिन सीएनसी लेथ ऑपरेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। कटिंग स्पीड और आरपीएम के बीच एक रिलेशनशिप होता है जिसे एक फॉर्मूला से डिफाइन किया गया है। यहाँ आप दो फॉर्मूलाज देख सकते हैं, एक कटिंग स्पीड को मिलीमीटर्स में कैलकुलेट करने के लिए और दूसरा इंचेस में। जैसा कि मैंने बताया, मैनुअल लेथ्स में ऑपरेटर्स आरपीएम सेट करते हैं, लेकिन सीएनसी लेथ्स में ज्यादातर समय प्रोग्रामर आरपीएम डिफाइन करने की जगह कटिंग स्पीड सेट करता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ आपके पास एक सैंपल जी कोड लाइन है। वैसे जी कोड वो लैंग्वेज है जो सीएनसी मशीन्स को प्रोग्राम करने के लिए यूज होती है। ये सैंपल जी कोड G96 से शुरू होता है। ज्यादातर सीएनसी मशीन्स में G96 का मतलब होता है कि कटिंग स्पीड कांस्टेंट रहती है और ये S के बाद दिए गए नंबर को कटिंग स्पीड के रूप में लेता है। अगर हमारे पास G96 की जगह G97 होता तो S के बाद दिया गया नंबर आरपीएम को रिप्रेजेंट करता। यहाँ हमारी कटिंग स्पीड कांस्टेंट सेट की गई है 300 पर। M03 का मतलब है कि स्पिंडल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। चूंकि हमारी कटिंग स्पीड कांस्टेंट है, जब टूल वर्कपीस से कांटेक्ट करने वाले डायमीटर को कम करता है तो सीएनसी मशीन स्पिंडल आरपीएम बढ़ा देती है और जब डायमीटर बढ़ता है तो आरपीएम कम हो जाता है। इस तरह कटिंग स्पीड कांस्टेंट रहती है, जिससे स्मॉल और लार्ज डायमीटर्स दोनों में यूनिफॉर्म सरफेस फिनिश मिलती है। जैसे आरपीएम, अगर कटिंग स्पीड ज्यादा होती है तो सरफेस फिनिश बेहतर होता है, लेकिन इससे एक्सेसिव टूल वेयर हो सकता है। फीड वो स्पीड है जिससे टूल मूव करता है और लेथ ऑपरेशंस में इसे स्पिंडल के एक रेवोल्यूशन पर टूल के मूव करने की डिस्टेंस के रूप में डिफाइन किया जाता है। इसलिए लेथ सीएनसी में G95 का यूज होता है, जिसका मतलब है कि फीड मिलीमीटर्स या इंचेस पर रेवोल्यूशन में डिफाइंड है। दूसरी ओर मिलिंग में ज्यादातर G94 का यूज होता है, जिसका मतलब है कि फीड मिलीमीटर्स या इंचेस पर मिनट में डिफाइंड होता है। इस सैंपल जी कोड लाइन में हमारे पास G95 है, जिसका मतलब है कि फीड mm या इंचेस पर रेवोल्यूशन में डिफाइंड है। G01 एक CNC कमांड है जो मशीन को एक डिफाइंड फीड रेट पर किसी कोऑर्डिनेट पर मूव करने के लिए कहता है। X और Z एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करते हैं और F फीड वैल्यू को डिफाइन करता है। हायर फीड रेट से मशीनिंग टाइम कम हो सकता है या स्मॉलर मशीनिंग चिप्स बन सकते हैं, लेकिन एक्सेसिव फीड रेट से इंसर्ट ब्रेकेज, हाई मशीनिंग फोर्सेस और वाइब्रेशन हो सकता है। कटिंग डेप्थ
या डेप्थ ऑफ कट जो आमतौर पर कैटलॉग्स में एपी द्वारा दिखाया जाता है, वो डिफरेंस होता है अनकट और कट वर्कपीस रेडियस के बीच। हायर डेप्थ ऑफ कट से मशीनिंग टाइम कम हो सकता है, लेकिन इससे मशीनिंग फोर्सेस और वाइब्रेशन बढ़ सकते हैं। आरपीएम, कटिंग स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट वो मेन कटिंग डेटा है जिन्हें आप एक सीएनसी प्रोग्राम में डिफाइन करेंगे। ये जानने के लिए कि आपको प्रत्येक पैरामीटर के लिए क्या सेट करना चाहिए, आप इंसर्ट मैन्युफैक्चरर के कैटलॉग को देख सकते हैं या इंसर्ट बॉक्स के पीछे दिए गए रिकमेंडेशंस को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ आप इंसर्ट बॉक्स के पीछे की पिक्चर देख सकते हैं। CCMT 0602 मिलीमीटर्स में इंसर्ट कोड है और CCMT 21.5 इंचेस में इंसर्ट कोड है। फिर P और M मटेरियल्स ग्रुप के लिए कुछ रिकमेंडेशंस दी गई है। P स्टील के लिए स्टैंड करता है और M स्टेनलेस स्टील के लिए। अब आप F के लिए रिकमेंडेड रेंजेस देख सकते हैं, जिसका मतलब है फीड, और VC जिसका मतलब है कटिंग स्पीड। शुरुआत में बेहतर है कि आप रेंज के मिडिल वैल्यू को इनिशियल ट्राई के रूप में लें और फिर इसे अपनी फिक्सचर, मशीन कंडीशन, वाइब्रेशन और अन्य फैक्टर्स के अनुसार एडजस्ट करें। इस पॉइंट पर मैं फिर से मटेरियल ग्रुप्स की बात करना चाहता हूं। आप इंसर्ट बॉक्स की पिक्चर पर देख सकते हैं कि 6 ग्रुप्स ऑफ मटेरियल्स हैं। P स्टील के लिए है, जिसे ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। K कास्ट आयरन के लिए है, जिसे रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। M स्टेनलेस स्टील के लिए है, जिसे येलो कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। N एल्यूमिनियम के लिए है, जिसे ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। S हीट रेजिस्टेंट अलॉयज जैसे इनकनेल और टाइटेनियम अलॉयज के लिए है और अंत में H हार्डन स्टील्स के लिए है। साथ ही आप P और M के नीचे 2 सर्कल्स देख सकते हैं जो बताते हैं कि ये इंसर्ट स्टील और स्टेनलेस स्टील दोनों मटेरियल्स के लिए सूटेबल है। अगले सेशन में हम मिलिंग टूल्स के बारे में बात करना शुरू करेंगे।